आज हमारा टॉपिक है रिपेयर ऑफ द ब्रोकन बोन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन हर बार आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपेयर ऑफ द ब्रोकन बोन यानी कि अगर बोन्स में फ्रैक्चर हो गया है, बोन्स ब्रेक हो गई हैं, तो उसकी रिपेयरिंग कैसे होती है, तो बोन दोबारा ठीक कैसे होती है, आज हमने इसको पढ़ना है। बोन्स कैन बी फ्रैक्चर्ड ड्यू टू ट्रॉमा। ट्रॉमा मीन चोट लगना। चोट की वजह से भी फ्रैक्चर आ सकता है, हड्डी टूट सकती है। स्पोर्ट्स इंजरीज, आप गेम कर रहे हैं, खेल रहे हैं आप, तो खेल कूद के दौरान भी चोट लग सकती है। एक्सीडेंट के जरिए या फॉलिंग एनीवेयर या इधर उधर कहीं भी गिरने की वजह से भी चोट लग सकती है, हड्डी टूट सकती है, फ्रैक्चर आ सकता है। तो फ्रैक्चर आने की बहुत सारी वजूहात हो गई। अगर देखा जाए जो छोटा मासूम बच्चा है वो सारा दिन छलांगे मारता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर जो एजड पर्सन है, बूढ़ा बंदा है, अगर खड़े खड़े गिर जाए 10 जगह से, उसकी हड्डी टूट जानी। तो बुढ़ापे के अंदर हड्डियां थोड़ी कमजोर पड़ती हैं और उसका फिर हीलिंग प्रोसेस भी उतना लेट होता है, डिले होता है बूढ़े अफराद के अंदर। यंग बंदे के अंदर फ्रैक्चर जल्दी कवर हो जाएगा, लेकिन बूढ़े के अंदर उसकी रिकवरी देर से होती है। अब फ्रैक्चर हो गया तो फिर उसका पहला इलाज क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ द फ्रैक्चर। फॉलोइंग आर द स्टेप्स। कुछ स्टेप इस्तेमाल होते हैं इलाज के तौर पर। नंबर 1 रिडक्शन है। रिडक्शन में जोड़ का लगाना। जोड़ दो तरह के लगाए जा सकते हैं जो डॉक्टर लगाते हैं। नंबर 1 एक ओपन रिडक्शन। ये उस वक्त होगी जब बंदे की हड्डी बहुत जगह से टूट गई है, 3-4 जगह से टूट गई है, हड्डी चूरा चूर हो गई है, तो उस वक्त डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेगा, सर्जरी करेगा, गोश्त को ऊपर से काटेगा, ऑपरेट करेगा, फिर अंदर से हड्डी को देखेगा, फिर उसके साथ जाकर वो पिन्स और वायर्स का अंदर इस्तेमाल कर सकता है, रॉड अंदर लगा सकता है, प्लेटें अंदर लगा सकता है। क्योंकि हम कहते हैं फिर हम प्लेटें रखवाई हुई है जो अंदर या उसके अंदर रॉड रखा हुआ है, वो ओपन रिडक्शन से पॉसिबल है। तो ओपन रट्टा मार लो, ऑपरेशन। ओपन से ऑपरेशन है। अगर उसकी सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा और हड्डी को अंदर जाके ठीक किया जाएगा, पिन्स, वायर या रॉड का इस्तेमाल होगा, प्लेटों का इस्तेमाल होगा, वो ओपन रिडक्शन है। ये उस वक्त ऐसा होगा जब हड्डी एक से ज्यादा जगह से टूट चुकी है, वो ओपन रिडक्शन का अमल कहलाता है। नंबर 2 है क्लोज रिडक्शन। क्लोज उसका उलट हो गया। वहां पर ऑपरेशन हुआ था और यहां पर ऑपरेशन नहीं होगा। बगैर ऑपरेशन के डॉक्टर वैसे ऊपर से खींच कर, दबा कर हड्डी को ठीक कर देता है, जोड़ लगा देता है। ये क्या है? क्लोज रिडक्शन है। क्लोज ब्रोकन एंड ऑफ द बोन्स आर ब्रॉट coaxed होता है, coaxed back to their normal position by the physician's hand। डॉक्टर अपने हाथों से खींच कर, दबा कर उसका जोड़ लगा सकता है ऑपरेशन किए बगैर। उसे कहते हैं क्लोज्ड रिडक्शन। तो पहला स्टेप है ट्रीटमेंट का, वो क्या है? रिडक्शन का प्रोसेस। जोड़ लगाया जाएगा। फिर आगे आपसे कहते हैं रीअलाइनमेंट, जोड़ का सीधा लगाना। पहला था जोड़ का लगाना, रिडक्शन, फिर है जोड़ का सीधा लगाना, रीअलाइनमेंट है। जोड़ का सीधा कैसे हो सकता है? जैसे मैं आपसे कहता हूं जोड़ ये भी हो सकता है, यूं भी लगाया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, लेकिन जोड़ को बिल्कुल सीधा सीधा लगाना, ये रीअलाइनमेंट है। तो रीअलाइनमेंट हो गई। देन उसके बाद हीलिंग का प्रोसेस है, जख्म का भरना है। आफ्टर रिडक्शन, जोड़ के लगाने के बाद द बोन इज इमोबिलाइज। पहला काम होता है हड्डी में हरकत ना हो। अब उसको साकिन करना है। जितनी उसकी मूवमेंट कम होगी उतनी जल्दी उसकी फिलिंग होगी और उतनी जल्दी उसकी हीलिंग होगी। तो इमोबिलाइज कैसे किया जाता है? बाय कास्ट या कास्टिंग, प्लस्तर चढ़ाना, और बाय ट्रैक्शन या खींच कर बांध दिया जाएगा उसको। जैसे जो हमारे हकीम है देहातों के अंदर ऊपर से फटियां रखकर उसको कपड़े से बांध देते हैं।
और फिर गले में लटका देना उस बाजू को ताकि वो हिले जुले ना, तो परस्ता चढ़ाना, खींच कर उसको बांध देना ताकि उसके इसको इमोबिलाइज किया जाए, उसकी मूवमेंट कम की जाए। देन स्टार्ट द हीलिंग प्रोसेस। फिर उसके बाद हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हीलिंग टाइम इज 8 to 12 वीक्स, 2 से 3 माह लग सकते हैं, बट इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन कि फ्रैक्चर किस नोयत का है और किस बोन के अंदर है। फ्रैक्चर कम है या ज्यादा है। एक होता है हेयर लाइन फ्रैक्चर, बहुत ही कम फ्रैक्चर, वो जल्दी भर जाएगा, उसके 3 हफ्तों के अंदर रिकवरी हो जाएगी। अगर फ्रैक्चर ज्यादा आ चुका है तो फिर उसको टाइम ज्यादा लग रहा है। फिर ये भी है कि किस बोन में फ्रैक्चर आया है। अगर फ्रैक्चर आया आपके बाजू वाली हड्डी के अंदर या टांग वाली हड्डी के अंदर, उसको टाइम ज्यादा लगेगा। टांग के अंदर तो 5-6 महीने गए हैं। तो वो मैं आपसे कहता हूँ हीलिंग टाइम इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्चर एंड आल्सो टू द बोन ऑफ फ्रैक्चर। ये था ट्रीटमेंट ऑफ द फ्रैक्चर। आगे फेजेस ऑफ द रिपेयर प्रोसेस। अक्सर क्वेश्चन यहां से उठाता है फेजेस ऑफ रिपेयर प्रोसेस, तो यहां से शुरू करना उसको। अगर वो आपसे कहे कि राइट नोट ऑन द रिपेयर ऑफ द ब्रोकन बोन्स, तो रिपेयर के अंदर वो रिडक्शन भी आएगी जो अभी तक आपने पढ़ा था, हीलिंग तक ये भी आएगा, और उसके आगे जो फेजेस आ रहे हैं ये भी उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर कहते हैं सिर्फ फेजेस को लिखो, तो जो जहां से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर यहां से आपको लिखना पड़ेगा फेजेस ऑफ द रिपेयर प्रोसेस। मराहिल कौन कौन से रिपेयरिंग के। नंबर 1 हीमाटोमा फॉर्मेशन। हीमाटोमा क्या है? जहां चोट लगती है वो जगह काली नीली पड़ती है, वो हीमाटोमा फॉर्मेशन। यानी कि वहां पर असल में चोट की वजह से जो स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स थी, ब्लड कैपिलरीज थी, वो फट गई हैं। तो जो वो फटेंगी ब्लड वहां से लीक हो जाएगा। ब्लड उन नालियों में से लीक होकर उसी सराउंडिंग एरिया के अंदर, गोश्त के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, वो हीमाटोमा फॉर्मेशन होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जो मुर्गी का, ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त हम लेकर आते हैं, बाद जगह उसको गोश्त में काला नीला निशान पड़ा होता है, वो उसका हीमाटोमा हो चुका है। तो ब्लड वेसल्स आर टॉर्न, वो फट जानी है चोट की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से। इट काजेज हेमरेज। हेमरेज ब्लड की लीकेज हो जाना, ब्लड वहां पर लीक हो जाएगा। एज अ रिजल्ट हीमाटोमा फॉर्म। और हीमाटोमा क्या है? मास ऑफ क्लॉटेड ब्लड, खून वहां पर इकट्ठा हो गया, उसके लोथड़े बन गए अंदर स्किन के नीचे, तो जगह काली नीली हो जानी है, हीमाटोमा बन गया। देन जैसे आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये नॉर्मल बोन खड़ी हुई है, इधर ये उसमें फ्रैक्चर आ चुका है। फ्रैक्चर साइड को दिखा रहे हैं नंबर 1, ये नंबर 1 स्टेप है, हीमाटोमा फॉर्मेशन। ब्लड वेसल्स फटी और ब्लड वहां से लीक हुआ, सराउंडिंग एरिया के अंदर इकट्ठा होगा, तो हीमाटोमा फॉर्मेशन। नंबर 2, अब आगे अभी हम पढ़ेंगे, उसमें न्यू ब्लड वेसल्स बननी है, फिर जाकर वो जो क्लॉटेड ब्लड है वहां से क्लियर होगा, उस सेल डेब्रीज को, सेल के वेस्ट को वहां से क्लियर किया जाएगा, उठाया जाएगा, तो 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद वो काला नीलापन खत्म हो जाएगा। फिर वापस आते हैं इसकी तरफ, पहले आगे चलते हैं। पहला स्टेप था हीमाटोमा फॉर्मेशन। नंबर 2 है सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। मुर्कनी हड्डी बनेगी और सॉफ्ट किस्म की बनेगी फ्रैक्चर साइड के ऊपर। इट स्टार्ट फॉर्मिंग 3 to 4 वीक्स। पहले 3-4 हफ्तों में सॉफ्ट कैलस बनना शुरू हो जाएगा। कैपिलरीज ग्रो इनटू द हीमाटोमा, न्यू ब्लड वेसल वहां पर बननी है, एंड क्लियर अप द डेब्रीज, वो जो सेल का वेस्ट है या जो क्लॉटेड ब्लड है उसको वहां से क्लियर किया जाएगा और हीमाटोमा ऐसा ऐसा खत्म हो जाएगा। फाइब्रोब्लास्ट, रेशेदार या रेशा बनाने वाले सेल फाइब्रोब्लास्ट, एंड ऑस्टियोब्लास्ट, बोन फार्मिंग सेल। वो फाइबर फार्मिंग सेल है और ऑस्टियोब्लास्ट बोन फार्मिंग सेल है। माइग्रेट इनटू द फ्रैक्चर साइट, ये फ्रैक्चर साइट पे आहिस्ता आहिस्ता पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इसके इकट्ठा होने की वजह से वहां पर सॉफ्ट कैलस बनेगा, और सॉफ्ट कैलस कब बनेगा? पहले 3 से 4 वीक्स के अंदर। जब सॉफ्ट कैलस बन गया तो अगले फिर 3-4 हफ्तों में बोनी कैलस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये पहले महीने सॉफ्ट कैलस बनेगा,
दूसरे महीने जाकर फिर वो बोनी कैलस बनेगा। ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल है और ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग सेल है, यानी कि अब कार्टिलेज ने आहिस्ता आहिस्ता बोन में तब्दील होना है। तो ऑस्टियोक्लास्ट वहां पर पहुंचेगा, बुरकनी हड्डी वो खाता जाएगा और फिर उसकी जगह ऑस्टियोब्लास्ट इकट्ठे होंगे, ऑस्टियोसाइट्स मैच्योर बोन सेल इकट्ठे होंगे और अब मुर्कनी हड्डी खत्म होती जाएगी और वहां पर बोनी कैलस बोन आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाएगी। ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट कंटिन्यू टू माइग्रेट इनवर्ड्स, मल्टीप्लाई रैपिडली, ये अपने आप को वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं एंड ग्रेजुअली कन्वर्टिंग द सॉफ्ट कैलस इनटू द बोनी कैलस। बोन फॉर्मेशन बिगिंस 3 to 4 weeks आफ्टर इट्स इंजरी। इंजरी के बाद पहला काम सॉफ्ट कैलस है, फिर उसके बाद बोनी कैलस फॉर्मेशन है। इट रिमेन्स कंटिन्यू अंटिल अ बोनी यूनियन इज फॉर्म्ड। ये काम वहां पर होता रहेगा ताकि वहां पर बोन बनना शुरू हो जाएगी विद इन 2 to 3 months। देन रिमॉडलिंग, यानी कि वो जगह अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी, पता नहीं चलेगा यहाँ पर कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। अ बोनी कैलस इज रिमोल्डेड बाय एक्सेस मटेरियल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोन। वहां पर और ज्यादा मटेरियल इकट्ठा होगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम फास्फेट है, वो मटेरियल इकट्ठा होगा। फाइनल इट रिजेंबल द ओरिजिनल बोन, आखिरकार वो जगह बिल्कुल ओरिजिनल बोन की तरह हो जाएगी, पता नहीं चलेगा यहाँ पर कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। देखो फेजेस के अंदर पहला हीमाटोमा फॉर्मेशन, फिर सॉफ्ट कैलस, फिर बोनी कैलस और फिर है रिमोडलिंग। अब वापस हम चलते हैं इस डायग्राम की तरफ। ये हीमाटोमा फॉर्मेशन, ये उसकी क्लियरिंग हो रही है। नंबर 3, अब न्यू ब्लड वेसल्स और सॉफ्ट कैलस। सॉफ्ट कैलस से येलो कहता है बोनी कैलस ऑफ स्पंजी बोन, हाँ शायद उसने, हाँ सॉफ्ट कैलस यहाँ पे दिखाया नंबर 2 के अंदर। ये अंदर बनना शुरू हो गया ऐसा ऐसा, ये पर्पल वाला ये बनना शुरू हो गया और बोनी कैलस थोड़ा बहुत येलो होना शुरू हो गया और फिर जाकर उसकी हीलिंग हो चुकी है और दोबारा वो जगह अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी। ये टॉपिक खत्म हो चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। इसमें पहला ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर था, उसमें रिडक्शन है, वो क्या चीज थी कि वो जोड़ का लगाना था। ओपन रिडक्शन में ऑपरेशन सर्जरी होगी, क्लोज के अंदर बगैर ऑपरेशन किए उसको हड्डी का जोड़ लगाया जाएगा, फिर ये अलाइनमेंट जोड़ का सीधा लगाना है। हीलिंग होगी 8 to 12 वीक्स के अंदर। फिर उसका फेजेस है रिपेयरिंग का, उसमें हीमाटोमा फॉर्मेशन है, सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन है, बोनी कैलस है और रिमॉडलिंग है। देन उसके बाद नेक्स्ट है एक टेबल बना हुआ है, टाइटल ऊपर गलत आ गया है, असल में टाइटल ऊपर मसल्स का आना है, मसल्स का टॉपिक है। 3 टाइप्स के मसल है, स्मूथ, कार्डिक और स्केलेटल। आपकी बुक में उसकी डायग्राम भी दी हुई है। स्मूथ मसल ये कहां पर होते हैं, आपके इंटेस्टाइन में, हमारे जो आंते हैं। डाइजेस्टिव ट्यूब जितनी है वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई है। कार्डिक मसल आपके हार्ट वाले हैं। स्केलेटल मसल जो आपके बोन के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके जरिए जाकर आपकी लोकोमोशन होती है, मूवमेंट होती है। मसल अपीयरेंस, स्मूथ मसल अनस्ट्रिप्ड होगा, इसकी पट्टियां नहीं बनती, अनस्ट्रिप्ड है। और कार्डिक ये इरेगुलर स्ट्रिप्स है क्योंकि उसकी ब्रांचें बनती हैं। स्केलेटल की पट्टियां बिल्कुल सीधी सीधी बनती हैं। सेल शेप, समूह सेल स्पिंडल शेप है। स्पिंडल शेप वो होता है जो शुरू और आखिर से पतला हो, दरम्यान से मोटा हो। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ये चीज स्पिंडल है, शुरू और आखिर से पतली है और दरम्यान से चीज मोटी है, स्पिंडल शेप है। तो इसका सेल कैसा है, स्पिंडल शेप है। कार्डिक का ब्रांच्ड है और स्केलेटल का स्पिंडल और सिलेंड्रिकल है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, स्मूथ सेल जो होगा उसमें 1 न्यूक्लियस पर सेल होगा। कार्डिक के अंदर मैनी पर सेल है और स्केलेटल के अंदर भी मैनी पर सेल है। स्पीड स्मूथ की स्लो स्पीड है, जैसे आपने खाना खाया है, तकरीबन 8 से 10 या 12 घंटों के बाद जाकर फिर आपको हाजत महसूस होती है, फिर आप उस डाइजेस्टिव वेस्ट को निकालते हैं। वो 8-10 घंटे में आहिस्ता 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 आपकी डाइजेशन हो रही है
और वेस्ट आगे मूव कर रहा होता है, स्पीड स्लो है। कार्डियक इंटरमीडिएट है, दिल की धड़कन इंटरमीडिएट है। स्केलेटल स्लो और रैपिड, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर आराम से चल रहे हैं स्लो स्पीड होगी, अगर आप भागते जा रहे हैं तो स्पीड स्केलेटल मसल की रैपिड हो जानी है। कंडक्शन, स्मूथ का काम स्पॉन्टेनियस है, खाना खाया खुद ब खुद आगे मूव करता जा रहा है, काम खुद ब खुद हो रहा है। कार्डिक भी स्पॉन्टेनियस है, आपकी मर्जी के ताबे या सिर्फ दिल की धड़कन, वो खुद ब खुद ऐसा हो रहा है। स्केलेटल लेकिन ये आपके नर्वस सिस्टम के अंदर है, आप चाहेंगे तो उठेंगे, चलेंगे, भागेंगे, आपका दिमाग ऑर्डर देगा तो काम होगा। इस ये है नर्वस सिस्टम के अंदर। फंक्शन, स्मूथ का क्या, मूवमेंट इन द होलो ऑर्गन, वो जो वेस्ट है वो किस में जा रहा है, आपकी आंतों के अंदर, आंतें अंदर से खोखली हैं, होलो हैं, वो होलो ऑर्गन के अंदर आपके वेस्ट मूव करता जा रहा है। कार्डियक काम क्या है, पंप द ब्लड, ये ब्लड की पंपिंग करता है। स्केलेटल का काम है, स्केलेटल की मूवमेंट है, और स्मूथ ये आपकी मर्जी किताबें नहीं है, वॉलेंट्री कंट्रोल मर्जी किताबें नहीं है, कार्डियक की मर्जी किताबें नहीं है, स्केलेटल आपकी मर्जी किताबें है, वो वॉलेंट्री है। अब जो डायग्राम वहां पर एक बंदे की बनाई गई है, डायग्राम को देखना, उसमें तीनों उसने मसल वहां पर बनाए हुए हैं, उसको देखना है आपने।